नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि सन 1700 से लेकर के सन 1800 के बीच में आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है इस समय अंतराल में, तो वो ये था कि मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो बदलने लगी थी। नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ मुगल साम्राज्य के अंदर से। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो ये था कि ब्रिटिश सत्ता ने भारत के जो पूर्वी भारत था, ठीक है, भारत का जो पूर्वी इलाका था उसको सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तीसरा जो हमें बदलाव देखने को मिलता है वो ये था कि भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो धीरे धीरे तेजी से बदलने लगी थी। इस टाइम पीरियड में आकर के तेजी से इन राजनीति के परिस्थितियों में चेंजेस आने लगे। तो 3 प्रकार के हमें प्रमुखता चेंजेस देखने को मिलते हैं 18वीं सदी के पूरे टाइम पीरियड में, सन 1700 से लेकर के सन 1800 के बीच में। लेकिन इन तीनों के तीनों टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो आ चुका है। जिन्होंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं डिस्कस किया है, इसके वीडियोस को नहीं देखा है, जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमने इस चैप्टर का लगभग 60 से 70% पोर्शन लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार आइए डिस्कस करते हैं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या समझा है, उसके बाद में पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने समझा कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। आखिरकार मुगल साम्राज्य इतना फैला हुआ था, इतना विशाल था, इतनी ताकत उसके पास में थी, तो मुगल सत्ता कमजोर कैसे पड़ी, उसके पीछे की क्या क्या रीजन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस किया कि किस प्रकार से मुगल सत्ता कमजोर पड़ी, पूरी की पूरी टॉपिक हमने यहाँ पर देखा। बेसिकली हुआ क्या था, औरंगजेब ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी जिस वजह से इनकी जो सैन्य और वित्तीय संसाधन था, सबसे पहला सैनिक संसाधन, दूसरा पूंजी जो थी इनके कमी पड़ गई। इस वजह से इनके नीचे जो अधीन सामंत वर्ग रहते थे, सूबेदार रहते थे, इनको दबा पाना मुश्किल हो गया और फिर इन्हीं सामंत वर्गों ने इनके साथ बगावत की और अपने नए राज्यों को खड़ा कर दिया, नए और स्वतंत्र राज्यों का उदय कर दिया। वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हुई। फिर हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में ही नादिर शाह का आक्रमण। हाँ, एक तो देखो औरंगजेब की सत्ता कमजोर पड़ गई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि नादिर शाह ने आक्रमण भी कर दिया, जिस वजह से होता यह कि इनकी ताकत और अधिक कमजोर पड़ जाती है और फिर यहां पर आपको मुगल साम्राज्य का विघटन देखने को मिलता है। अच्छा, मुगल साम्राज्य का विघटन होने के बाद में कुछ नए राज्यों का भी उदय हुआ, जिनको भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। हमने देखा कि 3 प्रकार के आपको समूह देखने को मिलेंगे। पहला समूह में मुगल प्रांत आते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये मुगल अभिजात थे जिन्होंने इन तीनों के तीनों राज्यों को, स्वतंत्र राज्यों को स्थापित किया था। एंड इसके बाद में आपको राजपूत प्रदेश भी देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था पुराने मुगल प्रांतों के बारे में, जिससे कि पुराने मुगल प्रांतों से किन नए नए प्रांतों का उदय हुआ। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये 3 प्रमुख थे जिनका उदय हुआ। एंड इसके बाद में सबसे पहले हमने हैदराबाद को डिस्कस किया, फिर अवध को डिस्कस किया, एंड इसके बाद में बंगाल को डिस्कस किया कि किस प्रकार से इन तीनों प्रांतों को स्थापित किया गया। फिर हमने राजपूतों के बारे में डिस्कस किया कि भाई राजपूतों ने किस प्रकार से मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद में अपनी सत्ता को मजबूत किया और अपने हाथ पांव फैलाए। हमने देखा था कि राजपूतों में कुछ राजपूत ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था कि मुगलों के अधिराजत्व को या फिर कहें कि मुगलों को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था और उनके नीचे रह करके काम करना उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जैसे कि मेवाड़ के शासक थे आपके देखने को मिलता है राणा प्रताप। इन्होंने क्या किया था, मुगल सत्ता को लगातार चुनौती दी थी। तो राजपूतों में आपको 2 प्रकार के शासक देखने को मिलते हैं। एक महाराणा प्रताप जैसे आपको शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने मुगलों को लगातार चुनौती दी थी। एंड इसके अलावा जोधपुर और अंबर ऐसे भी यहाँ की शासक भी आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जोधपुर के शासक थे राजा अजीत सिंह। क्या नाम था इनका? अजीत सिंह। ठीक है, क्या नाम था? अजीत सिंह। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको अंबर के शासक देखने को मिलते हैं जय सिंह। इनका नाम क्या था? जय सिंह नाम था इनका। ठीक है, जय सिंह नाम था इनका। तो इन दोनों शासकों ने क्या किया था कि मुगल साम्राज्य के साथ मिल करके या फिर मैं कहें कि उनके अधीन रह करके, उनके नीचे रह करके स्वतंत्रता पूर्वक अपने राज्य को चलाने का अधिकार उन्होंने प्राप्त किया था, क्योंकि ये उनके साथ में लड़ाई मोल नहीं ले पाए थे। ठीक है,
क्योंकि मुगल साम्राज्य के पास बहुत ताकत थी। तो ऐसे राजाओं के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर हमने देखा कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, फिर इन्होंने अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रयास किए, कैसे इन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ में मिले रहते हुए भी अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया, अपनी ताकत को आगे बढ़ाया। एंड इसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि जब अपनी ताकत को आगे बढ़ा रहे थे, उसी टाइम पर आपको देखने को मिलते हैं कौन, उसी टाइम पर आपको मराठा लोग देखने को मिलते हैं। तो मराठाओं के साथ में जब इनकी भिड़ंत होती है तो इनकी आगे बढ़ने की जो नीति थी वो रुक गई थी। ठीक है, हमने देखा था, कहां पर देखा था, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, नई राजधानी बनाई विशाल सेना, ठीक है, दिल्ली, हाँ देखो ये देखने 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे होता क्या है कि उनका अपना विस्तार होने से रुक जाता। तो ये जो आपको शासक देखने को मिलते हैं, राजपूत शासक, ठीक है, ये मुगलों के अधीन होने के बाद में जैसे मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, तो मुगल साम्राज्य का विघटन होते समय ये अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने लगे थे। ठीक है, ये अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करने लगे थे। लेकिन 1740 के दशक तक क्या होता है, मराठा आते हैं और मराठाओं की वजह से इन राजपूतों का क्या होता है, विस्तार रुक जाता है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा पार्ट 3 है वो आपका यहां से स्टार्ट होता है। पार्ट 3 में हम सबसे पहले सिखों को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सिखों ने किस प्रकार से इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ठीक है, सिखों के बाद में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो सिख टॉपिक है, फिर मिलता है मराठा। मराठाओं ने क्या क्या किया, मराठाओं का यहां पर बहुत ही शॉर्ट में आपको जानकारी दी गई मराठों के इतिहास के बारे में कि किस प्रकार से मराठाओं ने मुगलों से अपनी आज़ादी को हासिल किया। एंड इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जाटों के बारे में। ठीक है, कि जाटों ने किस प्रकार से मुगलों से अपनी आज़ादी को हासिल किया। तो 3 टॉपिक आज के इस क्लास में हमें डिस्कस करने, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जाएंगे और आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिखों की। तो अगर आप 17वीं शताब्दी से पहले देखोगे, कब 17वीं शताब्दी से पहले, यानी कि सन 1600 से लेकर के सन 1700 के बीच में, ठीक है, सन 1600 से 1700 के बीच से अगर आप इस टाइम पीरियड से पहले देखोगे तो सिख और सिखों का कोई भी राजनीतिक समूह आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिख एक धर्म के रूप में था, इसका कोई भी राजनीतिक समूह आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन सन 17वीं शताब्दी तक आते आते हुआ क्या कि सिख आते आते सिख एक राजनीतिक समूह के रूप में संगठित हो गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। बट अभी आप यहाँ पर बस इतना समझ लो कि मतलब 1600 से 1700 के बीच में 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि सिख धर्म जो था ये एक राजनीतिक समूह के रूप में गठित हो गया। इससे होता यह है कि पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिलता है। पंजाब के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका निर्माण होने लगा, किनके द्वारा, सिखों के इस राजनीतिक समूह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इससे पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई इन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी थी। हमें देखने को मिलता है जब इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, उससे पहले इन्होंने राजपूतों के साथ में और मुगलों के साथ में इनके खिलाफ, ठीक है, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, एंड प्रश्न दूसरा आता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई, तो 1699 में। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ पर यह भी आ सकता है जो कि आपको डिटेल में इसका आंसर देना होगा कि खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, विस्तार से समझाइएगा। तो अगर प्रश्न ये आता है कि खालसा पंथ के की स्थापना का उद्देश्य विस्तार से समझाइएगा, तो आप ये पूरा यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का पूरा लिख सकते हैं जो ये दिया गया है। कैसे लिखोगे आप समझो इस चीज को। सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले अगर आप देखोगे और उसके पश्चात भी अगर आप देखोगे तो राजपूतों और मुगलों के खिलाफ सिखों ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ कई सारे विद्रोह किए। हमें देखने को मिलता है कि सन 1708 में। अगला प्रश्न यहां पर बनता है कि सन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई, तो याद रखना सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न बनता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में खालसा पंथ का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आपको उत्तर मिलेगा बंदा बहादुर ने खालसा पंथ का
नेतृत्व किया था। कब? और नेतृत्व करने के बाद में मुगल सत्ता के खिलाफ में कई सारे विद्रोह भी किए थे। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौमिक बताया। ठीक है, सभी जगह मान्य किया जाने वाला शासन बताया। इन्होंने क्या कहा कि भाई हम गुरु गोविंद सिंह और बाबा गुरु नानक के नाम के सिक्कों को ढालते हैं, सिक्कों को बनाते हैं, और इनको जहां कहीं भी इनका साम्राज्य रहेगा जितने इलाके में, उस इलाके में इन सिक्कों को चलाया जाना शुरू कर दिया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की इन्होंने स्थापना की। कौन कौन सी? एक सतलुज नदी जो कि इधर से आती है और फिर यमुना नदी आती है। ठीक है, तो इन दोनों ही नदियों के बीच में इन्होंने, इन बीच का जो इलाका था वहां पर इनका साम्राज्य फैला हुआ था। 1715 में, कब? 1715 में क्या होता है, बहादुर जो था, बंदा बहादुर, इसको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद में 1716 में इसे मार दिया। किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, खालसा पंथ का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि राजपूतों और मुगलों के खिलाफ जो इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं उनमें एक संगठित होकर के ये सभी आएँ और संगठित होकर के इनके साथ में युद्ध करें। ठीक है, इस पंथ के बारे में हम पिछली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले चैप्टर्स में सिखों के बारे में जो हमने डिस्कस किया था तो खालसा पंथ के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आई थिंक कि डिटेल में जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे अगर कुछ मिलता है तो हम आपको बताएंगे। 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों में, पहले जत्थों में और फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। अच्छा, जत्थे किसे कहते हैं और मिसल किसे कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको क्लास 12 में मिलेगी। ठीक है, समझो इसके जो क्या होता है। 18वीं शताब्दी अर्थात सन 1700 से लेकर के सन 1800 के बीच में होता यह है कि कई सारे सिखों के योग्य नेता एक साथ आते हैं और अपने नेतृत्व में सिखों ने, इनके नेतृत्व में सिखों ने क्या किया, दो प्रकार के ग्रुपों को इकट्ठा किया, मतलब दो प्रकार के ग्रुप बनाए। सबसे पहला था जत्थे। ठीक है, इसके बाद में था मिसलों। तो जत्थों और मिसलों में संगठित किया गया। ठीक है, इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दल खालसा। कुछ लोग जत्थों में होते थे, कुछ लोग मिसलों में होते थे, और जब भी दोनों मिल जाते थे तो इनको दल खालसा नाम दिया जाता था। ठीक है, उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। यानी कि जब भी दीपावली का पर्व या फिर बैसाखी का पर्व आता था तो ये सभी आकर के इकट्ठे होते थे और चर्चा करते थे। कहां पर? अमृतसर में आकर के इकट्ठे होते थे। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, अच्छा, इस सामूहिक निर्णय को एक नाम दिया गया था गुरुमत्ता। गुरुमत्ता का अर्थ होता है गुरु का प्रस्ताव। अब चूंकि ये आकर के अमृतसर में बैठते थे और अमृतसर में बैठ करके सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे तो इसलिए इसे नाम दिया गया था गुरुमत्ता। ठीक है, अर्थात गुरु का प्रस्ताव इसे नाम दिया गया था। ठीक है, ये बात याद रखना, इसे गुरुमत्ता नाम दिया गया था और गुरुमत्ता का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु का प्रस्ताव। ठीक है, कई बार प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से गुरुमत्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो कोई कह देगा, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए, गुरु की महानता या गुरु का प्रस्ताव या गुरु का आशीर्वाद या गुरु को मानना। ठीक है, तो याद रखना गुरु का प्रस्ताव होगा इस शब्द का अर्थ। ठीक है, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। देखो, अगर मुगलों को देखोगे तो मुगलों ने जो कर लगाया था, टैक्स लगाया था, ठीक है, उसे उन्होंने फसल का 50% तक रखा था। ठीक है, 50% तक देखने को मिलता है। बट यहां पर सिखों के इलाके में जो टैक्स लगाया जा रहा था उसे इन्होंने एक नाम दिया राखी व्यवस्था। क्या नाम दिया? राखी व्यवस्था। अच्छा, राखी का अर्थ क्या होता है? हमारी बहनें जो होती हैं भाइयों को राखी बांधती हैं। क्यों बांधती हैं? ताकि भाई उनकी सुरक्षा कर सकें। मुगलों ने क्या किया, इसी को अपनी इस व्यवस्था का नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप में 20% अपनी उपज का कर दीजिएगा, ठीक है, और इसके बदले में हम आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इस व्यवस्था को नाम दिया इन्होंने क्या? राखी व्यवस्था इन्होंने इसको नाम दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको एक देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है, अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अच्छा, अगर आप देखोगे तो जो दल खालसा निकल के सामने आया, दल खालसा जब बना तो दल खालसा ने क्या किया, सबसे पहले तो मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर बाद में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ में सफल रूप से अपना विरोध प्रकट किया कि भाई हम आपके आगे नहीं झुकेंगे, और अपना विरोध जो भी था उसे विरोध को प्रकट किया और उनके साथ में युद्ध लड़ा। फिर खालसा ने 1765 में आकर के सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी। सिक्के गढ़ करके, देखो सिक्के जो गढ़े जा रहे थे, ये बात याद रखना, वो गुरु गोविंद सिंह और उनके जो गुरु
थे उन्हीं के नाम के सिक्के गढ़े जा रहे थे। और इन सिक्कों को बना करके इन खालसा पंथ ने 1765 में क्या किया, अपने शासन को सार्वभौमिक बता दिया कि सभी जगहों पर मान्य किया जाने वाला, और जितने इलाके में इनके शासन को माना जाता था, ठीक है, उस इलाके में इन सिक्कों को चलाया जाता था। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। अर्थात अगर आप इस टाइम पर देखोगे तो सिक्के जो बनाए गए थे, सिक्के जो गढ़े गए थे किसके, बंदा बहादुर के समय में, तो इनके ऊपर बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों को लिखा गया था, ठीक है, फिर कहे कि इनके नामों को वहाँ पर दिया गया था। और वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही कि ये महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द जो थे वह वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों पर पाए जाते थे, ठीक है, तो वही नाम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। 18वीं सदी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु के यमुना तक फैले हुए थे। अगर आप 18वीं सदी के अंत में देखोगे, अब चूंकि इस चैप्टर का नाम है 18वीं सदी, तो 18वीं सदी का जो इतिहास है वही इसमें हमें देखने को मिलता है। तो 18वीं सदी के अंत तक अगर आप देखोगे अंतिम भाग में, तो सिखों का जो इलाका था सिंधु नदी से लेकर के और यमुना नदी के बीच में फैला हुआ था, ठीक है। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, ठीक है। अच्छा, इस पूरे के पूरे सिख इलाके में अगर आप देखो तो कई सारे शासक आपको देखने को मिलते थे। इनमें से एक शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में, कब 1799 में एक इन्होंने क्या किया, जितने भी सिख समूह थे उन सभी में एकता कायम की, और एकता कायम करने के बाद में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, इसके बारे में पूरे के पूरे सिखों के इतिहास के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। अभी हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें क्लास 6 से लेकर के 12 तक की, उसके बाद में एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स को मिक्स करके हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जहां पर सिखों का पूरा इतिहास बताया जाएगा, ठीक है। एंड उससे पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो यहाँ पर बेसिक बातें बताई जाती हैं, हर टॉपिक को डिटेल में नहीं दिया जाता। अगर हम हर टॉपिक को डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप बेसिक बातें ही समझ लो, हम डिटेल में बातें समझेंगे स्टैंडर्ड वीडियो और एनसीईआरटी का जो मिक्स आएगा, ठीक है, निचोड़ टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मराठाओं की, ठीक है, कि मराठाओं का इतिहास में कैसा देखने को मिलता है 18वीं सदी का। तो 17वीं सदी के अंत तक आते आते अगर आप देखोगे तो दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हो चुका था। कब? 17वीं सदी के अंत में, ठीक है। अच्छा, शिवाजी के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि 17वीं सदी के अंत तक आते आते दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का राज्य के उदय की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पर, यानी कि राज्य की नींव पड़ चुकी थी और राज्य को स्थापित करना बाकी रह गया था, जिससे अंततः एक मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे शिवाजी के नेतृत्व में एक मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। अच्छा, शिवाजी के बारे में अगर बात जाए तो सन 1630 में, कब? 1630 में शाहजी और जीजाबाई से, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था शाहजी और माताजी का नाम था जीजाबाई, ठीक है। इन दोनों लोगों के ये संतान थे। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव, ठीक है, इनके दादा थे कोंडदेव जिन्होंने इनकी अभिभावक के रूप में इनका पालन पोषण किया था, ठीक है, पेरेंट्स के रूप में। तो अपनी माता और दादा अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। अर्थात इनकी बहुत अधिक उम्र नहीं थी जब इन्होंने दक्कन में जो तो अपनी सेना का नेतृत्व किया था और मुगलों से लड़ाई मोल ली थी, मुगलों के साथ में युद्ध करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो इनकी उम्र उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनको इनके अभिभावक दादा कोंडदेव ने इतना अच्छा प्रशिक्षण दे दिया था, इतने अच्छे रूप से मार्गदर्शन दिया था कि ये कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े, ठीक है। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा हो गए पर मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जावली पर कब्जा किया, और जब इन्होंने जावली पर कब्जा कर दिया तो इनको किसी ने भी इनका विरोध नहीं किया, ठीक है। अविवादित मुखिया ये बन गए वहां पर, इनके मतलब इन्होंने जब ये कब्जा कर लिया तो इनका किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई आप मुखिया बनोगे या नहीं बनोगे, ये कम उम्र में ही वहां के मुखिया बन गए। अच्छा, मुखिया बनने के बाद में इन्होंने क्या किया, जिससे उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त हो गया। जब ये मुखिया बन गए तो अपने इलाके का विस्तार करने लगे, ठीक है। भाई आप किसी कंपनी में जब जाते
जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है और आप वहाँ पर अच्छा काम करते हो, तो आप सोचते हो कि भाई आपकी प्रमोशन आपका हो। तो इसी तरह से जब इन्होंने अपना क्या है कि एक इलाका स्थापित कर लिया, जावली पर कब्जा कर लिया और वहाँ की ये अविवादित मुखिया बन गए। इनके पीछे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा था जो मुखिया बनना चाहता था और इनके पीछे लड़ाई लड़ रहा हो कि ये मुखिया नहीं बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्ति बना दिया। ठीक है, सबसे पहले तो बीजापुर में और उसके बाद में मुगलों के खिलाफ इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। इस वजह से ये बहुत अधिक पॉपुलर हो गए। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। कौन सी युद्ध कला? गुरिल्ला युद्ध कला। अच्छा, ये युद्ध कला कौन सी है, इस चीज को समझो। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था, याद रखना, जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। इन्होंने एक दो बार ने मुगल शासन का लगातार विरोध किया और लगातार विरोध करके खड़े हुए। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार सरदेश मुख की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुपालक अर्थात किसान, जिन्हें कुणबी कहा जाता था, मराठों की सेना के मुख्य आधार बने। इन्होंने अपनी सेना में अत्यधिक जो पशुचारक थे, किसान थे, उनको शामिल किया, अर्थात किसानों को शामिल किया। अच्छा, किसानों की अगर आप एक बात देखोगे तो किसानों में ताकत ज़्यादा होती है। आज भी अगर आप सेना के लोगों को देखोगे जाकर के तो 70 से 80% आपको किसान मतलब सैनिक ऐसे ही मिलेंगे जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं और उन लोगों के बेटे हैं जो किसान हैं। किसानों की संतान आपको देखने को मिलेंगे। 70% ऐसे ही आपको सैनिक देखने को मिलेंगे आज भी हमारे देश में। और शिवाजी ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने जो किसान वर्ग था उसके अधिकतर लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। ठीक है, उनको सेना का मुख्य आधार बने। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। अच्छा, किसानों के पास में ताकत भी अधिक होती है और दिमाग भी होता है, तो इन्हीं किसानों का इन्होंने प्रयोग किया मुगलों को चुनौती देने के लिए। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण इनके एक परिवार के हाथ में चली गई। हाँ देखो, जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य की जो ताकत थी वो चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार के पास में चली गई। ठीक है, चित्पावन ब्राह्मण के परिवार के पास में चली गई, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासन काल में पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं देते थे। हाँ, ऐसे समझो, जब शिवाजी थे तो शिवाजी के शासन काल में ही ये उत्तराधिकारी के रूप में पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं देते रहे और देने के बाद में पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो ये चीज़ में देखने को मिलती है। अच्छा, शिवाजी के बारे में अगर हम बहुत कम शब्दों में कहें तो इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 1630 में। ठीक है, 1630 में इनका जन्म हुआ। इनके माता जी का नाम था जीजाबाई और पिताजी का नाम था शाहजी। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखो तो इन्होंने सबसे पहले जावली पर कब्जा किया। इसके बाद में इनको वहाँ का अविवादित मुखिया बना दिया गया। मुखिया बनने के बाद में इन्होंने अपने इलाके का विस्तार करना शुरू कर दिया। फिर बीजापुर और मुगलों के खिलाफ इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और ये जब भी किसी भी शासक से लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे तो गुरिल्ला युद्ध कला पद्धति का इस्तेमाल करते थे। इसके बारे में भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए तो मराठा एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य बन के सामने आ गया था, जो लगातार मुसलमानों से या फिर हम यूँ कहें कि मुगल साम्राज्य से, ठीक है, मुगल शासन से लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक शक्तिशाली योद्धा परिवार था जिसका नाम था देशमुख। ठीक है, देशमुख के साथ में अपनी क्या है कि इनके सहायता से, ठीक है, शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुख की सहायता से अपने राज्य की स्थापना की थी और कृषक पशुपालक जो थे इनकी सेना के मुख्य आधार बने थे। इसके बाद में कहा जा रहा है कि शिवाजी ने जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, यहाँ से मुगलों को लगातार चुनौती दी। और इसके बाद में जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में चित्पावन ब्राह्मण के परिवार, क्या नाम इनका है? चित्पावन ब्राह्मण। ठीक है, इनको आप याद रखना है, चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में इनके पूरे के पूरे साम्राज्य की सत्ता चली गई, जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, शासन में पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहे और सेवाएं देते रहे। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हम शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, और पेशवा के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, पेशवा बनकर बैठे रहे और इसके बाद में इन्होंने आगे चल करके पुणे को मराठा राज्य की राजधानी बनाया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास करके मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई, अर्थात काफी लंबे समय तक मुगलों का विरोध किया और मुगलों की जो सत्ता थी उसका काफी नुकसान भी किया। पेशवाओं की सफलता का रहस्य ये था
कि वे मुगलों से किलेबंद इलाकों में टक्कर नहीं लेते थे, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते थे, उनके पास से चुपचाप निकल जाते थे और शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। जैसे कि भाई मुगलों का किलेबंद इलाका ये है, ठीक है, और मुगलों का शहरी इलाका ये है जहाँ पर बहुत अधिक जनता रहती है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से तो चुपचाप आएंगे ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। निकलने के बाद में जब उस शहर में पहुंचते थे, यहाँ पर सेना को बुला करके शहर में उनसे लड़ाइयाँ लड़ते थे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये शहर और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद और कुमक अर्थात अत्यधिक सैन्य सहायता आने के रास्ते को आसानी से रोका जा सके। यानी कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लड़ाई इनसे लड़ी। सबसे पहला क्या किया कि इनसे जो इनकी मेन इलाका था जहाँ पर इनकी ताकत थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई जो इनका किलेबंद इलाका होता था, ठीक है, वहाँ पर मुगलों से लड़ाई बिल्कुल नहीं लेते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनको हरा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास में ताकत बहुत अधिक थी। ये क्या करते थे, जो शहरी और कस्बे इलाके थे वहाँ पर मुगलों से लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी ताकत कम होती थी, क्योंकि वहाँ पर उनको मार्केट भी देखनी है, आम जनता को भी देखना होता था, और मुगलों का तो इलाका वो था नहीं, तो मुगल वहाँ पर खुलकर लड़ाई लड़ सकते थे और पहले से तैयारी कर लेते थे। एंड इसके अलावा जब भी मुगलों से ये मराठा लोग क्या करते थे या फिर पेशवा लोग क्या करते थे, जब लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे तो एक बात का ध्यान रखते थे कि ऐसे मैदानी इलाके में इनसे लड़ाई लड़ी जाए जहां पर हम इनको जो सैनिक सहायता है वो ना पहुंचने दें। मान लो कि हमने खाने की पूर्ति को बंद करवा दिया, अब सैनिक 2 दिन तक तो लड़ेंगे लेकिन 2 दिन बाद खाना कहां से लाएंगे, ठीक है, उनको तो भोजन चाहिए होगा शक्ति पाने के लिए। अगर हमने इस चीज को रोक दिया तो नहीं लड़ पाएंगे। अब मान लो कि हमने जहां से गोला बारूद आ रहे थे, ठीक है, सैन्य सहायता आ रही थी, अगर हमने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो मुगल सैनिकों को हरा पाना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में ये उनके साथ में लड़ाइयां लड़ते थे। अगला पॉइंट मिलता है कि 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है 41 सालों का, इस टाइम पीरियड में मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सने सने अर्थात धीरे धीरे सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। कहते हैं कि भाई अगर आप एकदम से कोई किसी को मारना चाहोगे तो आपको बहुत ताकत की जरूरत है, लेकिन अगर आप उसी को धीरे धीरे मारना चाहो तो आपको कम ताकत की जरूरत है, ठीक है। धीरे धीरे अगर आप तोड़ोगे पहाड़ को तो भाई आप क्या है कि 10 साल के अंदर तो पहाड़ को तोड़ ही लोगे। आप देखो दशरथ मांझी को उन्होंने तोड़ दिया, धीरे 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 पूरे पर्वत को तोड़ करके एक रास्ता निकाल दी। लेकिन वहीं अगर आपको एकदम से तोड़ना है पर्वत इतना बड़ा, तो आपको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी, ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, लेकिन उसने अकेले व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। तो यहीं पर मराठों ने भी यही किया, धीरे धीरे मुगल सत्ता को क्षति पहुंचाते गए और एक टाइम ऐसा आया कि मुगलों को बर्बाद कर दिया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक अगर आप देखो तो मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई, ठीक है। 1730 तक आते साथ ही इस क्षेत्र पर चौथा और स्वदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, और हाँ अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हमने यहाँ पर देखा कि मराठों ने 1720 से 30 के दशक तक अगर आप देखो तो समस्त दक्कन प्रायद्वीप को अपने अधीन के अधिपति के रूप में इनको मान्यता मिल गई थी। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि मुगलों की शक्ति कम कैसे हुई, मुगलों की सत्ता आखिरकार कमजोर कैसे पड़ी, तो हमने वहां पर एक टॉपिक देखा था कि औरंगजेब ने लगातार दक्कन की तरफ लड़ाइयां लड़ी थी जिस वजह से इनकी ताकत कम हो गई थी। एक बार देख लेते हैं उस टॉपिक को भी। हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बादशाह औरंगजेब ने 1669 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। अच्छा, जो ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, किसके खिलाफ लड़ी जा रही थी? ये लड़ाइयाँ दक्कन में लड़ी जा रही थी। और दक्कन में कौन था? आपके मराठा देखने को मिलते। तो मराठाओं के साथ में इन्होंने जब लगातार लड़ाई लड़ी, ये क्या करते, इनको पता चलता था कि मराठा सैनिक यहाँ पर हैं, तो ये यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे और मराठा सैनिक तब तक यहाँ पहुँच जाते थे, ठीक है, और देखते थे कि यहाँ पर इनके सैन्य संसाधन रखे, वहाँ पर जाकर के यहाँ पर इनके संसाधनों को नष्ट कर देते थे। फिर जब तक यहाँ आते थे मराठा जाकर के वहाँ के सैनिक संसाधनों को नष्ट कर देते थे। फिर मतलब ये तो मराठाओं ने इनको अपने पीछे भगा करके इनको मार डाला, ठीक है, इनकी ऐसी कम तैसी कर दी। मतलब बहुत ही अच्छी रणनीति चली। इसे गुरिल्ला युद्ध कला कहा जाता है, गुरिल्ला युद्ध कला, ठीक है। तो इतनी भयंकर इन्होंने अपनी युद्ध कला की उसको अपनाया, नीति को अपनाया कि मुगलों को जो कि जिनकी इतनी बड़ी सत्ता थी उनको भी यहाँ पर मार के भगा दिया, ठीक है। तो इतना आपको देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा जब इनकी सत्ता का विस्तार हो गया तो इन्होंने चौथा और स्वदेशमुखी कर, इन 2 प्रकार के करों को कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। चौथा किसे कहते हैं? तो चौथा जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% होता है। मतलब जितना भी जमींदार
अपनी ज़मीन मतलब जितना भी ज़मींदार राजस्व वसूलेंगे उसका 25% भाग इनको मराठाओं को देना होगा। ठीक है, दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। अच्छा, सरदेशमुखी कर किसे कहते हैं? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा जो था वो सरदेशमुखी कहलाता था। तो कहीं पर सरदेशमुखी लगाया जाता था और कहीं पर ये जो है तो चौथा लगाया जाता। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों का अलग अलग स्थान पर उपयोग किया जाता था। 1737 तक आते थे। 1737 में दिल्ली पर धावा बोला और दिल्ली पर धावा बोलने के बाद में मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। अच्छा, जब इन्होंने 1737 में दिल्ली पर धावा बोल दिया तो पूरे देश को ये पता चल गया कि मराठाओं की जो ताकत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट दिल्ली पर धावा बोलने लगे। क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली जो था काफ़ी शक्तिशाली राज्य के रूप में था, दिल्ली की ताकत काफ़ी बड़ी थी क्योंकि वहाँ पर मुगलों का शासन चलता था। और जब इन्होंने दिल्ली पर ही हमला बोल दिया तो लोगों को ये पता चल गया कि भाई मुगलों इनकी मराठाओं की ताकत जो थी काफ़ी बढ़ गई। पूरे देश में ये बात जो है फैल गई। ठीक है, और जब पूरे देश में ये बात फैल गई फिर इन्होंने क्या किया? राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक, तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों, इन सभी इलाकों पर अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया मराठाओं ने। ठीक है, इसी तरह से देखा जाता है कि मराठाओं की सीमा जो है पूरे भारत में एक टाइम पर फैल गई थी। पूरे भारत में इनका राज्य देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में भेंट की रकम ली जाने लगी थी। क्या किया गया? मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि भाई ये पूरे के पूरे इलाके मुख्य रूप से मराठा साम्राज्य के अधीन आएंगे और यहाँ के राजा मराठा ही होंगे, ऐसा नहीं कहा गया था। बल्कि ऐसा कहा गया था कि सारे के सारे इलाके जो होंगे मराठा साम्राज्य की प्रभुसत्ता को स्वीकार करेंगे। अर्थात मराठा साम्राज्य को अपना राजा मान करके खुद राजा बन करके आप यहाँ पर बैठो, जैसा कि मुगलों ने किया था। ठीक है, राजपूतों के साथ में ठीक उसी प्रकार की संधि इन्होंने भी कर ली। और बदले में ये क्या करते थे? इन सभी इलाकों से भेंट के रूप में रकम लेते थे। ठीक है, भेंट के रूप में रकम लेते थे। अगर रकम जो भी राज्य इनको देता था वो राज्य तो ये स्वीकार हो जाता कि भाई ये राज्य मराठाओं को अपना राजा मानता है। ठीक है, साम्राज्य के इस विस्तार से मराठाओं को संसाधन का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ी। अच्छा, बड़ी कीमत क्या चुकानी पड़ी? मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। अच्छा देखो, मुगलों ने जो सैन्य अभियान किया, मुगलों ने एक बात का अपना विशेष ध्यान रखा कि मुगलों ने जिस किसी भी इलाके को हराया, ठीक है, उसके साथ में मतलब ऐसी मित्रतापूर्वक संधि कभी नहीं रखी कि भाई हम आपको हराने के बाद में आपसे मित्रता कर लें। ठीक है, अच्छा, मराठों को अगर आप देखो तो देखने को मिलता है कि मराठाओं ने जहां कहीं भी सैन्य अभियान चलाए, ठीक है, उनको जीता और उनको कह दिया कि भाई अपने राज्य का विस्तार करो। ठीक है, मतलब अपने राज्य में आप राजा बन करके रहो और हमें आप कर देते रहो। ठीक है, भेंट के रूप में रकम देते रहो। लेकिन मुगलों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मुगलों ने इसके पीछे एक अलग प्रकार की रणनीति को चला था। मुगलों की जो रणनीति वो अलग प्रकार चलती थी। मुगल वहां पर अपना कोई ना कोई एक अधिकारी नियुक्त करते थे। ठीक है, अधिकारी नियुक्त करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया। उनका भाई आप अपने राज्य को चलाओ स्वतंत्रतापूर्वक, ठीक है, और हमें भेंट के रूप में रकम देते रहो। ये नियम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, चूंकि मुगलों ने सैन्य अभियानों के कारण मुगलों ने कई सारे सैन्य अभियान चलाए थे, इस वजह से इनके पास में संसाधन तो काफ़ी मिल गए थे, लेकिन जिन इलाकों में इन्होंने सैन्य अभियान चलाए थे वो सभी इलाके इनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप जब इन्होंने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी तो अन्य शासकों से इनको कोई भी सहायता नहीं मिली, जिस वजह से ये इस लड़ाई को हार गए थे। ठीक है, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक विजयी अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुनिश्चित हो जाता था। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब भी किसी इलाके में मराठे जाते थे और वहाँ पर एक विजयी अभियान पूरा कर लेते थे, ठीक है, उस इलाके को जीतने का अभियान पूरा कर लेते थे, तो ये माना जाता कि मराठों का शासन वहाँ पर सुनिश्चित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग भी की जाती थी कि भाई जैसे जैसे वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी वहाँ पर भू राजस्व के भी लगाए जाने लगे। कृषि को प्रोत्साहित किया जाता था, व्यापार को पुनर्जीवित किया जाता था, इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार को शक्तिशाली सेना खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सकें। ठीक है, तो ये सारे काम किए जाते थे। अगर इन इलाकों को, जैसे कि आपने अभी हनुमान जी की एक सीरीज आई थी, ठीक है,
है, बजरंगबली बाबा की, हनुमान नाम से, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। वहाँ पर रावण का एक बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिला। रावण के पास में उसके कुछ सेनापति आते हैं और उससे कहते हैं कि महाराज आप बधाई हो, हम एक और राज्य पर विजयी हुए, ठीक है, हमने वहाँ का पूरा विनाश कर दिया है और उस राज्य को जीत लिया। तो रावण उनसे कहता है कि ऐसे राज्य का हम क्या करेंगे जहाँ पर केवल बंजर भूमि हो, आपने उस पूरे राज्य को बर्बाद करके फेंक दिया है। तो रावण फिर उनसे कहता है कि भाई आप जो है तो जाओ फिर से उस इलाके में, हर विधवा का आंसू पोछा होना चाहिए, पूरे इलाके में हरी भरी फसल होनी चाहिए, जो भी घर आपने तोड़े सारे के सारे घर बनाओ, और जब तक तुम ये काम नहीं कर लेते हो पानी की एक बूंद तक नहीं पी सकते हो। तो ये इसी जो तो नियम को मराठाओं ने भी माना था। मराठा क्या करते थे, जब भी किसी इलाके को जीत लेते थे तो वहाँ के संसाधनों का विकास करते थे, कृषि का प्रोत्साहन देते थे, ठीक है, व्यापार को पुनर्जीवित करते थे। सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदारों को इससे क्या होता, जब ये व्यापार को पुनर्जीवित कर देते थे और कृषि को प्रोत्साहन करते थे, उस टाइम पर दो ही मुख्य चीज़ें थी। इसके बाद में वहाँ पर ये कर लगा देते, टैक्स लगा देते। इससे क्या होता था, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेना खड़ी करने में के लिए संसाधन यहाँ से प्राप्त होने लगते थे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचे। हाँ, अगर आप देख 1720 में मालवा में मराठाओं ने अभियान चलाए थे, और जब अभियान वहाँ पर चलाए, उन इलाकों को जीता, तो जीतने के बाद में अगर आप देखो तो शहरों का जो विकास था वो वैसा ही बना रहा, ठीक है, वहाँ की समृद्धि वैसी बनी रही। मतलब इनको क्या था, ये अपने इलाके को समझकर इलाका लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे। जहाँ कहीं भी युद्ध लड़ने के लिए जाते थे उस इलाके को अपना समझते थे कि भाई ये इलाका हमारा, इस इलाके को कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जो दुश्मन हैं उनके साथ में हमारा युद्ध है, यहाँ के लोगों के साथ में हमारा युद्ध है, जो यहाँ पर कब्जा करके बैठे, हमें यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित करना है। तो ये इलाकों से, आम जनता से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेते थे। मालवा क्षेत्र में अवस्थित उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में सब फलता फूलता रहा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है, जब इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया, वहाँ को जीता, तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुँचाई। फिर आगे चल करके उज्जैन जो था वो सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के संरक्षण में, होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह के बड़े समृद्धशाली थे, ये हर तरह से बड़े और समृद्धशाली से और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य भी कर रहे थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर व्यापार भी बड़े मात्रा में होता था और संस्कृति का भी विकास यहाँ पर काफी अधिक हुआ था। मराठाओं द्वारा नियंत्रित इलाके में व्यापार के नए मार्ग खुले, जहां जहां पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया वहां पर व्यापार के लिए नए मार्गों को खोला। जैसे कि चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। चंदेरी का इलाका था, यहाँ पर रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता, ठीक है। इन रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए एक मार्केट इनको प्रदान की गई पुणे में, ठीक है, जो कि मराठाओं की राजधानी थी। जो भी रेशमी वस्त्रों का उत्पादन यहाँ पर होता था उनको पुणे में ला करके बेचा जाता था। बहरानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ा करके दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। यह भी एक हमें देखने को मिलता है कि बुरहानपुर है, ठीक है, सॉरी बुरहानपुर है ये। तो बुरहानपुर पहले क्या था, बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच में अपना पूरा का पूरा व्यापार करता था, लेकिन जब यहाँ पर मुगलों ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, फिर उसके बाद में क्या होता है कि इससे ये अपने पूरे के पूरे व्यापार का विस्तार बहुत बड़े इलाके में कर लेता। दक्षिण में पुणे और नागपुर तक इसका व्यापार फैल जाता है और पूर्व में आपको लखनऊ, इलाहाबाद, इन सभी इलाकों में इनका व्यापार जो था फैलता हुआ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर मुगलों की सत्ता हट करके मराठाओं ने अपनी सत्ता को स्थापित किया, वहाँ के व्यापार को प्रमोट किया, वहाँ की कृषि को प्रमोट किया, हर चीज को वहाँ पर प्रोत्साहन प्रदान किया, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट हमें मिलता है बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने गए, बाजीराव बल्लाल के नाम से आपने देखा होगा, ठीक है, इनके नाम से जाने गए। पेशवा बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे, ठीक है, पेशवा बालाजी, ठीक है, बालाजी, एक मिनट, बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। हाँ, ये इनके पुत्र थे, ठीक है, और वह एक महान मराठा सेनापति थे। कौन महान मराठा सेनापति थे? पेशवा बाजीराव विश्वनाथ, ठीक है, ये क्या थे? एक महान मराठा सेनापति थे। इनके पुत्र हमें देखने को मिलते हैं बाजीराव प्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको आगे चल करके बाजीराव बल्लाल देव के नाम से जाना गया था। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का
से प्राप्त, जो हमें विंध्य की श्रेणी देखने को मिलती है, विंध्य सतपुड़ा की, ठीक है, मध्य प्रदेश के साइड में आपको देखने को मिलेगी। इससे आगे, ठीक है, इससे आगे का जो विस्तार हुआ है उसका श्रेय इन्हीं को दिया गया है, किनको, बाजीराव प्रथम को, ठीक है। वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने मालवा में, बुंदेलखंड में, गुजरात में और पुर्तगालियों के खिलाफ भी इन्होंने कई सारे सैनिक अभियान किए, जिनके लिए इनको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जाटों की। एक्चुअली देखो वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, बट हम इस चैप्टर को इस पार्ट में कंप्लीट करके ही रहेंगे। अब जाटों की अगर बात की जाए तो जाटों ने भी 17वीं और 18वीं सदी में अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया था। कब? 17वीं और 18वीं सदी में, इन दोनों ही टाइम पीरियड में जाटों ने अपनी सत्ता को मजबूत किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए भी आगरा शहर के अभिरक्षक भी बने रहे। अब इस चीज को पूरा समझो। देखो, हमने देखा कि मुगलों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। इसके पीछे के कई कारण समझे। एक तो हमने समझा कि इनका विरोध काफी होने लगा, इनके आंतरिक भाग में ही जो अभिजात वर्ग थे उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी। दूसरा, हमने देखा कि बाहरी इलाकों से इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ लिए थे। हमने देखा कि सिखों ने भी दबाव डाला, राजपूतों ने भी दबाव डाला, उन्होंने भी अपनी सत्ता को विस्तार किया। सिखों ने भी सत्ता का विस्तार किया, मराठों ने भी सत्ता का विस्तार किया। अब देख रहे हैं कि भाई जाटों ने भी सत्ता का विस्तार करने के लिए मुगल साम्राज्य का विरोध किया, ठीक है। जिसमें हमें देखने को मिलता है कि 17वीं से 18वीं सदी के बीच में अगर आप देखोगे तो जाटों के नेता थे चूड़ामन। क्या नाम था इनका? चूड़ामन। इनके नेतृत्व में दिल्ली का जो पश्चिमी इलाका में देखने को मिलता है, ये पूर्वी होता है, ये पश्चिमी इलाका होता है, ठीक है, ये पूर्वी इलाका है। तो दिल्ली का जो पश्चिमी इलाका में देखने को मिलता है, इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है। और 1680 के दशक तक आते आते इनका जो प्रभुत्व था वो दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होने लगा था। यानी कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो फैलने लगी थी इन इलाकों में, दिल्ली और आगरा के इलाकों में इनकी पॉपुलैरिटी फैलने लगी थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता, ठीक है, कुछ समय बीतने के बाद में आगरा शहर के अभिरक्षक इनको बना दिया गया, ठीक है, यानी कि आगरा शहर का इनको रक्षक बना दिया गया। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंच गई, ठीक है। ये तो चूड़ामन थे जिन्होंने अपने पूरे राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, अपने दिल्ली के पश्चिम इलाके में जाटों का नियंत्रण स्थापित किया था। लेकिन सूरजमल जब ये राजा बनते हैं तो इनकी शक्ति जो है पराकाष्ठा पहुंच गई, पीक पर पहुंच गए थे। इन्होंने 1756 से लेकर के 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य, क्या नाम इनका? भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित कर लिया, ठीक है। इन्होंने नाम दिया था इसे भरतपुर जाट राज्य। इसको संगठित किया था किस इलाके में? आधुनिक राज्य, जहां पर आज राजस्थान है, वहां पर अपने पूरे जाट राज्य को स्थापित कर लिया था, ठीक है। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आपको देखने को मिलते आज के टाइम का जो आपका हमारा पूर्वी राजस्थान है, वो दक्षिणी हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और दिल्ली। ये इलाके जो थे इनके भरतपुर के जाट राज्य में शामिल थे, ठीक है। सूरजमल ने इन इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते, सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए थे, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहा मड़का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक देखने को मिलता। आई होप कि आप इस लोहा मड़के किले में कभी न कभी घूमने के लिए जरूर जाएंगे, यहां पर जरूर जाना, ठीक है। जाट समृद्ध कृषक थे और अपने प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। हाँ, अब इस चीज़ को थोड़ा समझो। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि अगर आप जाटों को देखोगे तो ये आपको समृद्ध कृषक अर्थात किसान देखने को मिलते हैं। आज भी अगर आप जाटों को देखोगे तो बड़े बड़े किसान जाटों में आते हैं। अभी जितना भी किसान आंदोलन हुआ है उसमें जाटों का एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। अच्छा, चूंकि ये एक बहुत समृद्ध किसान थे तो इन्होंने क्या किया था, अपने प्रभुत्व क्षेत्र यानी जिस इलाके में इनका नियंत्रण था वहाँ पर पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे कई शहर शामिल थे जहां पर इनका नियंत्रण था। इन्होंने क्या किया, उन इलाकों को व्यापारिक केंद्र बना दिया, अर्थात वहां पर बड़ी बड़ी बाजारें उन्होंने लगवाना शुरू कर दिया। सूरजमल के राज में, जो सूरजमल थे, सूरजमल के राज में भरतपुर जो कि राजस्थान में शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, ठीक है। यानी कि इसका विकास कैसे काफी हुआ। जैसे कि अगर आप अभी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के टाइम पीरियड में देखोगे तो आपका जो नोएडा है वो उसका काफी विकास इन्होंने किया है, नोएडा का, ठीक है। अगर आप हमारे पूरे देश में देखोगे तो मोदी जी के कार्यकाल में कश्मीर
कश्मीर में आपको काफ़ी विकास देखने को मिलता है। टेररिज्म को इन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया वहाँ पर, ठीक है। आज G20 की मीटिंग वहीं पर करवाई गई, यही दिखाने के लिए कि देखो हमने यहाँ पर टेररिस्टों को कितनी बड़ी पैमाने पर कंट्रोल किया है, ठीक है, और दबा करके ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो सूरजमल का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया कि अपने इलाके का तो बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार किया ही किया, ठीक है, बल्कि इन्होंने क्या किया, सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज के रूप में मतलब काफ़ी बड़े पावरफुल तरीके से उभरा, ठीक है। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, हमला बोला तो उसे लूटा, हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी जाकर के, ठीक है। इन जाट राज्यों में जाकर के शरण ली थी, क्योंकि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और दिल्ली को लूटा था, इन लोगों को मार रहा था। तो इन्होंने जाकर के जाटों के राज्यों में जिसको हम कहते हैं कि भाई भरतपुर, ठीक है, वहाँ पर शरण ली थी। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, तब उसके पुत्र जिसका नाम था जवाहिर शाह, ठीक है, इसके पास में 30,000 सैनिक थे, ठीक है, 30,000 सैनिक थे। उसके बाद में उसने 20,000 सैनिकों को मराठा से लिया और 15,000 सैनिकों को सिखों से लिया और इसके बलबूते दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगलों की सत्ता को पूर्ण रूप से खत्म करने का इसने प्रयास किया। मतलब दिल्ली को लूटा, बर्बाद करके फेंक दिया था, ठीक है। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, दीग का किला, ये एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टॉपिक तो था, चैप्टर में दिया गया था, तो मैंने सोचा इसको रख लेते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, ठीक है। ये भरतपुर का किला जो है जाटों ने बनवाया था, तो इसको ये मतलब वहाँ की जो परंपरागत शैली थी उसके आधार पर इसको बनवाया गया था। वही अगर हम दीग में बात करें तो दीग में अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल भी बनाया गया था। जो आगरा की शैली थी, जैसे आगरा में महलों को बनाया जाता और दीग में जैसे महलों को बनाया जाता, एक मिनट, अंबर में, ठीक है, इन दोनों इलाकों की शैलियों का प्रयोग करके दीग का किले का निर्माण किया गया था, ठीक है। एक विशाल बाग महल बनाया गया था यहाँ पर। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतों में उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाए गए थे। हाँ, मतलब देखने को मिलता है कि ये मुगलों की वास्तुकला से काफ़ी प्रभावित रहे थे। जो हमें आगरा में वास्तुकला देखने को मिलती, उसका काफ़ी अधिक प्रभाव में दीग के किले पर भी देखने को मिलता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट अगर दीग का किले के बारे में चैप्टर में दिया गया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी रख लिया। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा रह गया जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगले टॉपिक पर जब हम क्लास 12 की क्लास लाएंगे तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन जरूर करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे मेन चैनल दृढ़ संकल्प की भी लिंक दे दी है, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों ने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 के NCERT की क्लासेस बिल्कुल फ्री में चलाई जा रही हैं। अभी तक हमने जो NCERT हिस्ट्री की क्लासेस करवाई हैं उसमें 9, 10 और 11, ठीक है, इन 3 क्लासेस को कवर नहीं किया है, बट अब हम इनको भी कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। जिन लोगों को NCERT के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे NCERT के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।